तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 8 कहता है अपराधों का संज्ञेय होना और जमानती होना। सीधी बात है कि जिस एक्ट में जो अपराध होंगे वो अपराध तो संज्ञेय होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, लेकिन वो वेलेबल होंगे, यानी कि वारंट के बिना हम अरेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन आपको बेल देनी पड़ेगी एज अ राइट, क्योंकि जहाँ जमानती अपराध है। नॉन बेलेबल ऑफेंस होता तो एज अ राइट बेल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे एज अ राइट बेल मिल सकती है और संज्ञेय अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा। इस अधिनियम में जो भी अपराध होंगे वो जमानती होंगे, बेलेबल होगी, बेल मिल जाएगी। लेकिन इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जो होगा वो संज्ञेय अपराध होगा, वारंट के बिना अरेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उठा ले चलो। तो यहाँ पे सीधा अब चलते हैं सेक्शन 9, सद्भावपूर्वक की गई, यानी कि गुड फेथ में की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। गुड फेथ को खासकर ध्यान में दिया जाए। गुड फेथ में कोई कार्रवाई की जा रही है उससे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। किसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक गुड फेथ में किए जाने के लिए आज से किसी बात के होते हुए भी बाद, कोई भी बाद, यानी कि कोई भी सूट फाइल नहीं किया जाएगा, या फिर कोई भी अभियोजन कार्रवाई नहीं की जाएगी, या फिर अन्य विधिक कार्रवाई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। यानी कि प्रोटेक्शन दिया तो है लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको ही प्रोटेक्ट किया गया है इस सेक्शन में। और प्रोटेक्ट तभी किया गया है जब उन्होंने गुड फेथ में ऐसा कार्य किया हो, ऐसा कोई कंप्लेंट या फिर ऐसा कोई छापा मारा हो, ऐसा कोई जब्ती की हो कि उन्हें गुड फेथ में किया गया हो, तभी तुम्हें प्रोटेक्शन इस एक्ट में मिलेगी। वो कि सेंट्रल का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर हो सकता है, उसको यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है, नियम बनाने की शक्ति। इस एक्ट में जो नियम बनाएगा, कौन बनाएगा? वो बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ इस एक्ट में इस अधिनियम के नियम बनाएगा, बंधों के दिन कार्यान्वयन करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना बना सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को नियम बनाएगी और नियम बनाने के बाद उसको जो नियम बनाए जाएंगे वो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गजट नोटिफिकेशन के द्वारा लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है। सब सेक्शन 2 कहता है विशिष्टियाँ और पुगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी कि जो इसके जो पूर्वगामी जो पावर हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव, उन पर इफेक्टिव पावर नहीं डालोगे, उनको ख़त्म नहीं करोगे, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या फिर किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। कोई उपबंध बढ़ाना चाहते हो तो वो भी बढ़ा सकते हो, कम आगे पीछे करना हो तो वो भी कर सकते हो। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो उसके प्रोविज़न है उसको प्रतिकूल प्रभाव उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। सब सेक्शन 2 का 1A-B 2 दिए हैं। तो किसी रीति से विज्ञापन या फिर अन्य वस्तु में अभिग्रहण किया जा सकेगा, वह किसी भी रीति से अभिग्रहण की सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके अभिरक्षा से विज्ञापन या फिर अन्य वस्तु की गई। सीधी बात है कि जिस व्यक्ति से हमने ऐसा सामान जब्त किया है उस व्यक्ति को एक अभिग्रहित सूची यानी कि जब्ती सूची देंगे कि हमने ये जब्त किया है, ये पकड़ो इसका पर्चा कि हमने ये जब्त किया है आपके यहाँ से, जब आप केस जीता हो तो ये वापस ले जाना अपना सामान। तो उसको एक जब्ती पत्र भी देंगे जिसमें उसकी सूची होगी कि क्या क्या हमने जब्त किया है। ठीक है। बी है, यदि कोई अन्य विषय भेद किया जाए अपेक्षित है तो वह विधि भेद किया जाए, अन्य विषय जो भेद किया जाए जाना अपेक्षित है वो भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है। अब हमारा थर्ड सेक्शन है, अन्य विषय भी डाल सकता है जो भी उसको जरूरी समझता है। तो सब सेक्शन 3 में देखते हैं। इस अधिनियम के दिन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए गए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखे जाएंगे। जो नियम बनाए जाएंगे प्रत्येक सदन में सामने रखे जाएंगे उनका अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है। प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे। जब सत्र में कुल 30 दिन की अवधि, जब वह सत्र में हो तो तब कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और यह अवधि एक सत्र में 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। ठीक है, याद रखना। और यदि उस सत्र के यथापूर्व अनुषंगिक सत्रों के ठीक बाद सत्र के अवसान के पहले दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तन के रूप में ही प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। और यदि उक्त अवसान के पहले, यानी कि वो समय खत्म हो जाने से पहले दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन नियम ऐसे परिवर्तन या फिर निष्प्रभाव होने से अधीन पहले ही किसी बात की अधिवक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 3 का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वैसे 30 दिन का याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया
सेक्शन 10 जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है नियम बनाने की। सभापूर्वक गुट में जो प्रोटेक्शन दी जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? प्रोटेक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी को, ठीक है। और सेक्शन 8 में संजय कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन बेलेबल ऑफेंस भी है, ठीक है। और 7 सेक्शन 7 में कंपनी आता है। कंपनी के अंतर्गत किसको? भारत साधक को दोषी बनाया गया है, कंपनी को भी दोषी माना जाएगा। छूट दी गई है कब? जब तुम्हारी जानकारी के बिना ऐसा कुछ किया जा रहा हो, यहाँ पे तुम पूरी सावधानियाँ बरती थी, ठीक है। सेक्शन 6 जो कि पेनल्टी के बारे में बात करता है। 3 में अपराध होंगे, 3 और 4 सेक्शन 3 और 4 में जो अपराध होंगे उनके बारे में। फर्स्ट कन्विक्शन पे आपको 2 साल तक की 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। और प्लस में हमारा जो जुर्माना है, प्लस जुर्माना 2000 रुपये तक का हो सकता है। तत्पश्चात सेकंड कन्विक्शन पे आपको 6 महीने से लेके जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा। और दंड जो कि उसका प्लस में हमारा जुर्माना चल ही रहा था 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक आपको देना हो सकता है पेनल्टी, ठीक है। अब प्रवेश व तलाशी देने की पावर किसको दी गई? कि स्टेट ऑफिसर को दी गई है। प्रवेश लेगा, तलाशी लेगा, विश्वास करने का कारण उसको होता है तो उसको अरेस्ट वगैरह, सामान जब्ती वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 4 जो 3 और 4 हैं इसमें हमारे अपराध हो रहे थे। सेक्शन 4 इसी असूचरूपण पर पुस्तकें, पुस्तकालय आदि प्रकाशन डाक द्वारा भेजने पर प्रतिशत यहाँ पे विज्ञापनों का प्रतिशत किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाती है हमारी। विज्ञापन, वितरण, स्त्री असूचरूपण, लेबल, पैकेज, विहित। विज्ञापन के अंतर्गत किसी प्रकार से लेबल वगैरह पर किसी भी ध्वनि के माध्यम से या फिर धुआं के माध्यम से आप स्त्री का असूचरूपण कर रहे हो, या फिर वितरण चाहे आप मुफ्त में करो या फिर पैसे लेके करो, वितरण कहा जाएगा। स्त्री असूचरूपण किसी भी आकृति, स्त्री की, वुमेन की, शरीर की या फिर अंग, कोई अंग हो सकता है, किसी प्रकार से ऐसे कोई किसी भी वस्तु के माध्यम से या फिर किसी भी रैपर के माध्यम से, कोई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ऐसा कुछ उसका अपमानजनक हो या फिर निंदनीय हो, उसको ऐसे प्रकाशित नहीं करोगे। किसी लेबल, किसी बोतल वगैरह पे लेबलिंग कर रहे हो, या फिर पैकेज के अंतर्गत कौन है? बॉक्स, कार्टन, टिन, अन्य पात्र भी शामिल किए गए हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो सेकंड सेक्शन में परिभाषाएं दी गई हैं। और सेक्शन 1 में हमें पढ़ना है कि इसका नाम अशिष्ट असूचरूपण 1986 का एक्ट है, याद रखना। संपूर्ण भारत में लागू होगा और किस तारीख से? 2 अक्टूबर 1987 से एक्ट लागू हो जाएगा। अधिनियमित किया गया था 23 दिसंबर 1986, 1 साल बाद इसको लागू कर दिया गया था। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986, तो ये हमारा एक्ट था 60 नंबर का एक्ट था। 1986 में जो जितने भी एक्ट बने होंगे उस टाइम का ये 60वें नंबर का एक्ट था, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा कंप्लीट सेक्शन हो गया 1 से लेके 10 तक। तो और कोई भी एक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।